नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। अपने इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी का अगला पार्ट देखेंगे, जो लेखपाल के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो आइए देखते हैं। और वीडियो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को आपको लास्ट तक, अंत तक देखा करिए, पूरा देखा करिए। तो हम इस वीडियो में खाद्य श्रृंखला के बारे में देखेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। खाद्य पदार्थों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घास स्थल का खाद्य श्रृंखला, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य श्रृंखला कैसा होता है? घास स्थल में देखते हैं, सबसे पहले जो घास होते हैं वो उत्पादक होते हैं। घास को कौन खाता है? टिड्डे खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो घास को खाते हैं। टिड्डों को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक कौन हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और मेढक को सर्प खाएगा और ये क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो क्रम याद रखें, घास पर टिड्डा निर्भर होता है, टिड्डों पर मेढक निर्भर होता है, और मेढक पर कौन निर्भर होता है? सर्प, सर्प निर्भर होता है। फिर एक पारिस्थितिकी, एक श्रृंखला और है, घास। घास को बकरी खाती है और बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो घास कैसा हो गया? स्वपोषी। घास होता है या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। बकरी कैसे होती है? शाकाहारी। और शाकाहारी जीवों को जो खाता है उनको क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। तो इस श्रृंखला के हिसाब से मनुष्य कौन सा हुआ? ये उत्पादक हुआ, ये प्रथम उपभोक्ता हुआ। मनुष्य इसमें द्वितीय उपभोक्ता है, लेकिन कहीं कहीं पे मनुष्य तृतीय उपभोक्ता में भी शामिल है, क्योंकि ये सर्वाहार है। परितंत्र के विभिन्न जीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जितने भी परितंत्र में जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? अपने पोषण या अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जीवीय संगठक क्या है? जीवीय और अजीवीय दो संगठक होते हैं, तो उसमें जीवीय संगठक कौन कौन से हैं? ऐसी जीवित वस्तुएं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? जीवीय घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में कौन? पेड़ पौधे और शैवाल, ये उत्पादक है। उपभोक्ता में जानवर या मनुष्य, ये सब उपभोक्ता है। अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु अपघटक में आते हैं। आगे देखते हैं, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं। समुद्री जो उत्पादक हैं, उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक, उनको क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी अधिकतर मात्रा के लिए यही जिम्मेदार है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों है। चींटी चींटी जो है ये अपघटक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों है। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता इसलिए है क्योंकि ये पेड़ पौधों को भी खाती है या पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है, इसीलिए प्राथमिक उपभोक्ता में भी आती है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। कैसे आता है? क्यों? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि इंसान क्या करता है? घास फूस भी खा लेता है, जैसे पालक हुआ, सब्जी आता है पालक में, और सरसों के साग हुए, ये सब खाता है। तो शाकाहारी भी है मनुष्य। बहुत से मनुष्य जो शाकाहारी भी हैं, बहुत लोग मांसाहारी भी है। और शाकाहारी मांसाहारी दोनों से सर्वाहारी का, तो मनुष्य किसमें आता है? मनुष्य सर्वाहारी में आता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उनको भी खा लेता है, उत्पादक को भी खा लेता है, इसीलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। ये किसकी भूमिका अदा करते हैं? अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। समुद्री आहार श्रृंखला
डायटम जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्रस्टेशियाई ये शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं और हेरिंग जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। ये समुद्र का आहार श्रृंखला है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखते हैं। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागकण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट ऐसे पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा ये खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करती हैं। खाद्य श्रृंखला को कैसे प्रभावित करती हैं? तितलियां जैसे बहुत सारे पुष्पीय ऐसे पौधे होते हैं जो जिनके परागकण के लिए तितलियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर इनकी संख्या गिर गई तो नंबर एक तो पौधों का परागकण सही से नहीं होगा और इनकी संख्या गिरने के कारण ही बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो तितलियों को ही खाते हैं, जैसे बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, ये सब किसको खाते हैं? तितलियों को खाते हैं। तो इनकी संख्या में भी गिरावट हुई क्योंकि इनको इनका आहार नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? इनकी संख्या में भी गिरावट होगी, तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी कि नहीं? खाद्य श्रृंखला जरूर प्रभावित होगी। आगे देखते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मुख्य बिचौलिया अपघटक होता है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच मुख्य कड़ी का काम कौन करता है, मुख्य बिचौलिए का काम करता है कौन करता है? तो अपघटक करता है। कौन करता है? अपघटक। कौन कौन सा आता है घटक में? बैक्टीरिया और कवक, ज्यादातर यही मुख्य है और उत्पादक जैसे पौधे होते हैं। ऊर्जा देखते हैं। तो ऊर्जा कैसे कैसे स्थानांतरित होती है? तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य जो होते हैं सभी श्रेणियों में मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का है, सूर्य का प्रकाश ही प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का। तो उत्पादक जो होते हैं ये सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। फिर शाकाहारी जो होते हैं वो पौधों को खाते हैं। मांसाहारी किसको खाता है? शाकाहारी को खाता है। और शीर्ष मांसाहारी वो होता है जो मांसाहारी भी जंतुओं को खा ले, उसे शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। तो पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, पौधों को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं और शाकाहारी को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं को खाने वाले को क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो कौन होता है? सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। आगे देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। आगे देखते हैं। पिरामिड। पिरामिड जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो पिरामिड 3 प्रकार का होता है। जीव संख्या पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। तीसरा जो होता है संचित ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा पिरामिड बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा पिरामिड बनता है क्योंकि ऊर्जा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में पहुंचती है, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आगे देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ये पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। जैसे देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जीव संख्या पिरामिड, जो पहला लिखा है तो पहला प्रकार पिरामिड का जीव संख्या पिरामिड में देखिए घास, पेड़ पौधे इनकी संख्या अधिक होती है। फिर इन पर जो निर्भर होते हैं टिड्डे, हिरण या बकरी, इनकी संख्या कम होती है। फिर टिड्डे को खाने वाले मेढक, इनकी संख्या कम होती है। उसके ऊपर सांप के बाद इनकी संख्या कम होती है। तो संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। लेकिन स्थलीय परिस्थिति में जैव भार का भी पिरामिड सीधा ही बनता है क्योंकि घास, पेड़ पौधे की संख्या ली जाएगी तो इनका भार अधिक हो जाएगा, फिर उन पर रहने वालों का भार कम, उस पर रहने वालों का भार कम हो जाएगा। तो जैव भार और स्थलीय परिस्थिति जीव संख्या पिरामिड दोनों का मान दोनों सीधा पिरामिड बनता है। लेकिन अगर एकल पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी में केवल एक पेड़ का लिया जाए, केवल एक पेड़ का पारिस्थितिकी पिरामिड लिया जाए, तो अगर एक पेड़ है उस पर बहुत सारे पक्षी, बंदर रह सकते हैं। फिर कीड़े मकोड़े भी रहते हैं तो कीड़े मकोड़ों की संख्या ज्यादा होगा, पक्षी और बंदरों की संख्या कम होगा। और पेड़ क्या है? पेड़ एक है। तो इसका पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। मतलब जीव संख्या पिरामिड में एक पेड़ की अगर एक पेड़ पारिस्थितिकी पिरामिड का अगर लिया जाए तो जो इसका पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा, केवल एक पेड़ के हिसाब से। आगे देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब या समुद्र का जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है। कैसा बनता है?
उल्टा बनता है। जैसे देखते हैं, प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो सबसे नीचे पाए जाते हैं, इनका भार कम होगा। फिर क्रस्टेशियन, इनका भार थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। फिर इनसे ऊपर छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ सबसे ऊपर पाई जाती हैं। और बड़ी मछलियाँ जैसे व्हेल हो गया या और बहुत शार्क वगैरह मछलियाँ, इनकी ये बड़ी होती हैं और इनका वजन भी ज़्यादा होता है और ये हमेशा ऊपरी हिस्से में रहती हैं। उससे छोटी मछलियाँ उससे नीचे रहती हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स एकदम नीचे रहते हैं। तो इनका पिरामिड कैसा बनता है? तालाब और समुद्र का पिरामिड जब भार के हिसाब से हमेशा उल्टा बनेगा। जो भार वाली बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती है, वो हमेशा ऊपर होती है, उनकी संख्या कम होती है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने दिया। आगे देखते हैं, जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे डीडीटी, डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम तथा तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। जैसे मान लो घास, एक घास है, कीट मतलब कोई फसल है, उसमें कीट लगे, उसको कीटों को मारने के लिए दवा छिड़की गई। अब दवा जब छिड़की गई तो उसको उस पर घास पर या पेड़ पौधों पर निर्भर वाले जीव जंतु कौन होते? जैसे बकरी हो गई, हिरन हो गया या टिड्डे हो गए, तो इनको कौन खाएगा? ये घासों को टिड्डे खाएंगे, बकरी खाएगी। जब ये खाएंगे तो इनको कौन खाएगा? इनको जो खाएगा लास्ट में, जो सबसे खाएगा, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा डीडीटी का। जैसे घास है, घास पर दवा छिड़की गई तो घास को टिड्डे ने खाया। किसने खाया? टिड्डे ने खाया। और टिड्डे को मेढक ने खाया और मेढक को किसने खाया? सर्प ने खाया। तो डीडीटी का प्रभाव जिस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा वो सर्प पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, और जो सबसे पहले खाया है टिड्डे, टिड्डे पर कम पड़ेगा और सर्प पर ज्यादा पड़ेगा। जैसे सांप एक तृतीय उपभोक्ता है तो उस पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा। डीडीटी को जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। डीडीटी जैविक रूप से नष्ट नहीं हो सकती है। फिर है जैविक अनुक्रमण क्या है? अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे आग लगने के कारण घास स्थल की भूमि पथरीली हो जाए, फिर उस भूमि पर लाइकेन उगने लगे। अर्थात कोई मान लो आग लगने कोई घास भूमि नष्ट हो जाती है, फिर पथरीली हो जाती है, फिर उस घास का स्थान वहां लाइकेन ले ले, तो क्या हो जाता है? इसी को जैव आवर्धन, जैविक अनुक्रमण, आवर्धन नहीं सॉरी, जैविक अनुक्रमण कहा जाता है। अनुक्रमण कर लिया गया अर्थात किसी दूसरे के स्थान पे कोई दूसरा हो गया, इसी को अनुक्रमण। अब ओडम के अनुसार जैविक अनुक्रमण का कुछ क्रम है, क्या है देखते हैं। सबसे पहले है नगनीकरण, तो न्यूडिएशन इंग्लिश में कहते हैं। फिर होता है, फिर प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, फिर अवस्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, फिर स्थिरीकरण होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नगनीकरण, प्रवास, अवस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। फिर है पारिस्थितिकी संक्रमण। इसकी अवधारणा बेनेट द्वारा दिया गया था। कौन दिया था? पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दिया? बेनेट ने दिया। पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन, इस पुस्तक में पहली बात यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। एग्जाम में सीधा पूछेगा पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दिया? तो बेनेट ने दिया। आगे देखते हैं सीयर क्या है। सीयर क्या है? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। सीयर क्या है? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी आंदोलन, कुछ पारिस्थितिकी आंदोलन हम देखते हैं। जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया। शुरुआत में कौन किया? शुरुआत इसकी चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया, लेकिन नेतृत्व इसका किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा
ने किया इसका नेतृत्व। प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? उत्तराखंड उत्तराखंड में, चमोली जिले में। 1970 के दशक में आरंभ हुआ था, मतलब 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में चमोली जिले में ये शुरू किया गया था। इन तीनों लोगों का नाम याद रखना, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा। एग्जाम में सीधा पूछता है कि कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है और कौन नहीं है। आगे देखते हैं एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। कहाँ आरंभ हुआ था? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है ये आंदोलन। जो उत्तराखंड में चमोली जिले में आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, उसी से प्रेरित आंदोलन ये भी था, पेड़ों को बचाने के लिए। पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्व थे। प्रमुख नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। सितंबर 1983 में आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को रोकने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर, अनिल पटेल और बाबा आमटे। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ज्यादातर मेधा पाटेकर को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ये तीनों आंदोलन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।